नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 26 मई 2017 शुक्रवार। मेरा नाम है राहुल चिमनमय मेहता। मैंने बीटेक किया आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में और एमएस किया न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी रटगर्स यूनिवर्सिटी से 1992 में। 1990 में मैंने बीटेक ख़त्म किया था। और ये वीडियो है ईवीएम के खिलाफ। मैंने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ आर्टिकल लिखा था 1989 में, जब मैं आईआईटी में था। एक शॉर्ट आर्टिकल लिखा था कि ईवीएम में बड़े पैमाने पे धांधली हो सकती है, और एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया था इंडियन एक्सप्रेस में 31 जुलाई 2010 में। और अक्टूबर 2012 में मैंने गुजरात समाचार में अहमदाबाद एडिशन में फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट दिया था ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम में बड़े पैमाने पे धांधली हो सकती है। अब इस वीडियो में मैं धांधली के कुछ एक तरीके बताऊंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूआरएल है, वो यूआरएल मैं आपको बता दूं। पहला यूआरएल है tinyurl.com ईवीएम इंडिया। tinyurl.com, ये हरिप्रसाद जी का वीडियो है, 8 मिनट का वीडियो है सिर्फ। tinyurl.com ईवीएम इंडिया। उसके बाद दूसरा है tinyurl.com ईवीएम इंडिया 2, ये भी हरिप्रसाद जी का वीडियो है जो कि 2 मिनट के बाद से स्टार्ट होता है। फिर tinyurl.com ईवीएम इंडिया 3, ये दिखाता है कि ईवीएम में भी बूथ कैप्चरिंग हो सकता है। इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि ईवीएम आने के बाद बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गया। ये वीडियो इस दावे को प्रूफ के साथ बताता है कि ईवीएम या पेपर बैलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम इंडिया 4, ये मेरा डिटेल्ड 1 घंटे का वीडियो है, कुछ 2 साल पहले मैंने बनाया था। और ईवीएम इंडिया 5, ये मेरा वीडियो है कुछ 15 मिनट का कि वीवीपैट यूजलेस है, एक्सप्लेन किया है मैंने। और ईवीएम इंडिया 6 कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि भाई इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही इम्पार्शियल बॉडी है, नॉन करप्ट बॉडी है। ऐसा कुछ नहीं है। अब कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है, तो पहले तो ईवीएम और पेपर बैलेट की धांधली में फ़र्क क्या है कि पूरे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब 14 लाख, तब कुछ 12 लाख जितने बूथ होते हैं, 10 लाख 12 लाख जितने बूथ होते हैं। पूरे देश में 85 करोड़ वोटर है, एक बूथ में करीब 700-800 हज़ार वोटर होते हैं। अब मान लो मुझे पेपर बैलेट में मैनिपुलेट करना है तो मुझे हर एक बूथ में 2-3 गुंडे भेजने पड़ेंगे। तो यदि मुझे 1 लाख में बूथ में मैनिपुलेट करना है तो मुझे 2 लाख गुंडे चाहिए। इतने गुंडे तो किसी के पास नहीं है। जबकि ईवीएम में यदि मेरे बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है, नेक्सस है, सांठगांठ है, इलेक्शन कमीशन लेवल के, बेल जो बेंगलोर में जो फैक्ट्री जहाँ पे ये ईवीएम बनते हैं वहाँ के डायरेक्टर के, और वो ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे, तो सिर्फ 50-100 आदमियों की मदद से, सिर्फ 50-100, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50-100 आदमियों की मदद से मैं 2-3 लाख ईवीएम के सर्किट बदल सकता हूं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सर्किट बदली है, ऐसा ही दिखेगा ईवीएम। और उतने ईवीएम में सर्किट बदलने के बाद मैं हर एक ईवीएम में 15-20-25% वोट इधर उधर कर सकता हूं। मतलब कि भारत में 85 करोड़ वोटर है, जिनमें से 65 करोड़ वोटर वोट डालते हैं। मैं 15-20 करोड़ वोट इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? तो पहले ये वीडियो हरिप्रसाद जी ने बनाया था 2010 में। किसी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं है कि ये वीडियो पूरा दिखाए। ये वीडियो जैसे ही उन्होंने बताया, इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही घटिया चार्ज लगा के उनको जेल में बंद करा दिया। बाद में उनको बेल मिली महीने 2 महीने बाद। अभी भी केस चल रहा है। इल्जाम ये लगाया कि उन्होंने ईवीएम चुराया। तो ये एक्चुअल ईवीएम है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई तुम नकली ईवीएम पे डेमो करके देता हो। नहीं, ये 2010 में हरिप्रसाद जी ने एक्चुअल ईवीएम पे से लिया था। तो ये ईवीएम पे ये अब वोट डालेंगे तो हम इस ईवीएम पे हर एक कैंडिडेट को 3 वोट देते हैं। हर एक कैंडिडेट को 3 वोट देते हैं। और अब रिजल्ट देखते हैं। Later, the votes are read from the EVM during a public counting session.
The display shows that तो आप देख सकते हो कि पहले कैंडिडेट को 7 वोट ईवीएम दिखा रहा है, पहले कैंडिडेट को दिए थे 3 वोट, लेकिन 7 वोट दिखा रहा है। candidate 1 wins with 7 votes, but something is wrong. That number was supposed to be 3. Somehow, 1 vote has been stolen from each of the other candidates. और बाकी सारे कैंडिडेट के 2-2 वोट हो गए, मतलब सारे कैंडिडेट का 1-1 वोट लेके उसने कैंडिडेट 1 को दे दिया। अब ये कैसे किया, तो ये तरीका दिखाते हैं कि उन्होंने ईवीएम खोला था। Election officials haven't let voters see into the processor and memory to store कि उन्होंने machine cheat by tampering with the hardware. कि ईवीएम खोला, ईवीएम का जो ओरिजिनल डिस्प्ले है, We opened the machine and replaced the real display. ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल के उन्होंने नकली डिस्प्ले रख दिया। This dishonest look-alike version, which lies about the election results. अब ये नकली डिस्प्ले है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले, और दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये जानबूझकर उन्होंने काला रिबन रखा है ताकि अलग दिखे, और ऐसा बना सकते हैं कि खोलने से भी ना दिखे, मतलब जो डुप्लीकेट चिप है वो पीसीबी के अंदर रख सकते हैं। ये उन्होंने सर्किट बहुत जल्दी में बनाया है, इसलिए ये सिंपल सर्किट है। As you can see, the two displays look nearly identical. We built our version in a few weeks from parts costing just a few dollars. It's the real results with dishonest ones and a Bluetooth. तो ये जो डुप्लीकेट डिस्प्ले है, इसमें क्या सर्किट है, उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा चिप रखा है। वो चिप क्या करता है कि वो रिमोट कंट्रोल से, ब्लूटूथ से या रेडियो वेव से वो कमांड लेता है। क्या कमांड लेता है? कैंडिडेट नंबर और परसेंटेज वोट, कि किस कैंडिडेट को, कैंडिडेट नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, किस कैंडिडेट नंबर को एक्स्ट्रा वोट देने हैं और कितने परसेंट एक्स्ट्रा वोट देने हैं, 15%, 20%। तो बाकी सारे कैंडिडेट से वो उतने वोट कम कर देगा और कैंडिडेट नंबर 1 के वो उतने वोट बढ़ा देगा, टोटल वही का वही रहेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन जब ये वीडियो आया तो बहाने बनाने लगा कि भाई इस तरह से कोई पोलिंग बूथ में जाके डिस्प्ले थोड़ा बदल सकता है। आंसर है कि पोलिंग बूथ में जाके डिस्प्ले कोई बदलेगा नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं है और बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे सिर्फ ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मानो अहमदाबाद का कलेक्टर कहता है कि भाई उसके पास 1500 ईवीएम थे पिछले इलेक्शन में, इस बार वोटरों की संख्या 10-15% बढ़ गई है, अब उसको 1500 के बजाय के साथ उसको 300-400 ज़्यादा ईवीएम चाहिए, उसको मान लो 1800 ईवीएम चाहिए। अब ईवीएम है, उसकी लाइफ 10 साल होती है, 10 साल पुराने ईवीएम फेंक देने पड़ते हैं। तो उसने कहा कि भाई 1500 में से 400 ईवीएम 10 साल पुराने हो गए थे, मैंने फेंक दिए, और बाकी 1100 में से 101 ईवीएम काम नहीं कर रहे थे, वो भी फेंक दिए। तो अब मुझे चाहिए 1800 ईवीएम, मेरे पास है सिर्फ 1000 ईवीएम, मुझे 800 ईवीएम भेजो। तो इस तरह से भारत में 540 कलेक्टर है, 543 टू बी एग्जैक्ट। हर एक कलेक्टर एक एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का इंचार्ज होता है। तो वो कलेक्टर ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे 200 ईवीएम चाहिए, मुझे 500 ईवीएम चाहिए, मुझे 1000 ईवीएम चाहिए, और बेंगलोर से ट्रक निकलता है 500 ईवीएम लेकर, 1000 ईवीएम के लेकर, जो कि 2, 3, 4 दिन के बाद उस कलेक्टर की कचहरी में जाके सारे ईवीएम उसको उसके गोडाउन में जमा करेगा। तो वो ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिला दो। तो अब वो 500-600 ईवीएम जो है वो 3-4 दिन के लिए मेरी कस्टडी में आ गए, और मैं 2 आदमियों को लगा दूंगा ट्रक के अंदर, वो सारे ईवीएम खोल के इसके ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल के दूसरे डिस्प्ले रख देंगे। एक और तरीका है, यदि डिस्प्ले ना बदलना हो तो वो तो और भी आसान है कि ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट जिसपे आप बटन दबाते हैं 1, 2, 3, 4, वो बैलेट यूनिट का मैं केबल निकाल दूं और दूसरा केबल ऐसा रख दूं कि जो कि रिमोट कंट्रोल से कमांड लेता है, मतलब उस केबल के अंदर मुझे सर्किट रखनी पड़ेगी जो कि रिमोट कंट्रोल से कमांड लेता है कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देने हैं। तो वो केबल है, वो वोट बदली कैसे करेगा कि वो 100 वोट तक वो ईमानदारी से काम करेगा, जब तक उसको कमांड नहीं मिला तो भी ईमानदारी से काम करेगा, और कमांड मिलने के बाद भी वो 100 वोट, पहले 100 वोट तक ईमानदारी से काम करेगा, और 100 वोट के बाद क्या करेगा कि यदि उसको कमांड मिला था कि भाई कैंडिडेट नंबर 3 को एक्स्ट्रा वोट देने हैं, तो वो हर एक तीसरा चौथा वोट है वो जो भी कैंडिडेट को दिया गया है उसके बजाय वो कैंडिडेट नंबर 3 को दे देगा। तो बैलेट यूनिट जब कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है कि भाई वोटर ने कैंडिडेट नंबर 1 का बटन दबाया, कैंडिडेट नंबर 2 का बटन दबाया, तो मैंने जो डुप्लीकेट केबल डाला है वो कंट्रोल यूनिट को
हर तीसरे चौथे वोट के बाद गलत मैसेज देगा कि भाई उसने कैंडिडेट नंबर 2 का, यदि मुझे कैंडिडेट नंबर 2 को फेवर करना है कि भाई उसने 2 को बटन दबाया, उसने 2 का बटन दबाया, उसको गलत सिग्नल देगा। तो कंट्रोल यूनिट जो है उसका डिस्प्ले बदल के वोट चोरी किए जा सकते हैं। बैलेट यूनिट है उसका केबल बदल के किए जा सकते हैं। बैलेट यूनिट के अंदर भी सर्किट होती है, वो सर्किट बदल के भी कर सकते हैं। मतलब 20 तरीके हैं ईवीएम में सर्किट बदलने के लिए। क्वेश्चन है कि आदमी कितने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे इंडिया में सारे 540 कलेक्टर को ईवीएम पहुंचाने के लिए मुझे कितने ट्रक चाहिए? 20 ट्रक काफी है। क्यों 20 ट्रक काफी है? क्योंकि सारे कलेक्टर को एक ही दिन में ईवीएम नहीं पहुंचाने होते, ये प्रोसेस पूरा 1 साल तक चलता है। तो एक ट्रक निकला, उसको किसी कलेक्टर की ऑफिस जाने में 4-5 दिन लगेंगे, 4-5 दिन वापस आने लगेंगे। यानी समझो कि वो एक कलेक्टर को सर्व करने के लिए उसको ऑन एन एवरेज 8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, तो 360 दिन है। यानी एक ट्रक है वो 36-40 कलेक्टर को सर्व कर सकता है। तो 540 कलेक्टर को सर्व करने के लिए मुझे कितने ट्रक चाहिए? 12-15 ट्रक काफी हो गए, मैक्सिमम 20 ट्रक चाहिए। 20 ट्रक के अंदर मुझे आदमी कितने रखने? 2 या 3 आदमी रखने हर एक ट्रक के अंदर सर्किट बदली के लिए। यानी 50-60 आदमी हो तो मैं 2-3 लाख ईवीएम की सर्किट बदल सकता हूं। अब सर्किट बदलने के बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है, मुझे कमांड भेजना है कि किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को मुझे फेवर करना है। तो वो कमांड में कैसे भेजूंगा कि मान लो मैंने डिस्प्ले बदली की है, तो इलेक्शन खत्म हो गए, अब 1500-2000 ईवीएम सारे ईवीएम बूथ से इकट्ठा करके कलेक्टर की कचहरी में रखे जाते हैं। तो कलेक्टर की कचहरी में 1500-2000 ईवीएम पड़े हैं, बाहर मेरा ट्रक आएगा, ओबी वैन जैसा कोई, और वो रेडियो सिग्नल से मैसेज भेजेगा। 1 किलोमीटर दूर से भी रेडियो सिग्नल का मैसेज भेजा सकता है। ओबी वैन के अंदर जो सेंडर होता है वो सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, और सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे होता है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कभी कभी तो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। कम्युनिकेशन के अंदर एक सिद्धांत मैं आपको कहूं कि रिसीवर की कभी रेंज नहीं होती, सेंडर की रेंज होती है कि सेंडर में कितना पावरफुल सर्किट है कि वो कितने ज्यादा दूर तक रेडियो वेव भेज सके। रिसीवर तो रिसीव करने के लिए 1000 के मतलब 1 किलोमीटर दूर से भी सिग्नल रिसीव करता है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, वो टावर के साथ बात करता है, तो टावर कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। एक रफ आपको इक्वेशन बताऊं कि कोई भी सेंडर हो, उसमें आप यदि पावर 4 गुना डालोगे तो उसकी रेंज डबल हो जाएगी, उसमें पावर 16 गुना करोगे तो उसकी रेंज 4 गुनी हो जाएगी। तो कलेक्टर की कचहरी के बाहर कोई ओबी वैन जैसा वैन आके एक सिग्नल भेजेगा कि भाई कैंडिडेट नंबर 2 को 20% एक्स्ट्रा वोट देने हैं, तो सारे 500-600 ईवीएम जिसमें मैंने ये डिस्प्ले बदला था वो एक ही सेकंड के अंदर वोट बदल देंगे। एक ही सेकंड के अंदर 20% एक्स्ट्रा वोट कैंडिडेट नंबर 2 को मिल जाएंगे, बाकी सारे कैंडिडेट के 20% वोट कम हो जाएंगे। तो इस तरह से सर्किट बदली, और बाद में अब मुझे कितने ओबी वैन चाहिए? 540 कलेक्टर की कचहरी में भेजने के लिए एक ओबी वैन है, वो एक दिन के अंदर मान लो 5-6 कलेक्टर की ऑफिस कवर कर सकता है। तो इलेक्शन, पहला इलेक्शन होता है 7 अप्रैल 2014 को, आखिरी इलेक्शन हुआ था 14 मई 2014 को, काउंटिंग हुई थी 16 मई 2014 को। तो मेरे पास 40 कलेक्टर की कचहरी कवर करने के लिए आराम से 2-3 दिन का टाइम है। तो 2 दिन के अंदर यदि मेरे पास 5-10 ओबी वैन हो तो मैं 40 कलेक्टर की कचहरी कवर कर सकता हूं। यानी डिस्प्ले बदली के लिए मुझे आदमी चाहिए मुश्किल से 50-60 पूरे इंडिया में, जैसे 2 लाख डिस्प्ले बदलने के लिए, क्योंकि सारे ईवीएम एक दिन में नहीं जा रहे। एक साल के ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर रोज 5000 10,000 ईवीएम शिप हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, और ओबी वैन चलाने के लिए मुझे 10-15 आदमी चाहिए। तो इस तरह से यदि मेरे पास हाई लेवल लोगों के कॉन्टैक्ट है कि मुझे ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला दे, तो 50-60 आदमियों की मदद से डिस्प्ले बदली कर सकते हैं और बाद में उनको रिमोट कंट्रोल से सिग्नल दे सकते हैं। अब क्यों बूथ कैप्चरिंग की समस्या खत्म नहीं होती? तो वो एक दूसरा वीडियो है जो कि एक्सप्लेन करता है कि भाई ईवीएम से, ये एक दूसरा वीडियो है, इसमें ये ईवीएम है और ये कोई आदमी है जो कि वोट का बटन दबा रहा है।
ये एक्चुअल वोटर है, ये एक्चुअल वोटर है और ये आदमी ने वोट का बटन दबा दिया। अब वोटर है, वो जैसे वोटर वो ईवीएम के पास गया, इस आदमी ने बटन दबा दिया। उसके बाद इस आदमी ने फिर तीसरे वोटर का बटन दबाया। मतलब वोटर आ रहे हैं और एक ही आदमी बटन दबा रहा है। तो एक बात आप कॉमन सेंस की बात से कहिए, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईवीएम आने से बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है कि कुछ एक गुंडे जाके बटन दबाना शुरू करते हैं। तो भाई ईवीएम के पास कोई मसल्स है, उसके पास कोई बंदूक है, उसके पास कोई तोप है कि वो गुंडे को रोक देगा? बस ईवीएम एक ही काम करता है कि वो 12-15 सेकंड का 20 सेकंड का डिले क्रिएट करता है। मतलब कि यदि गुंडों को मान लो ईवीएम में 15 सेकंड का डिले है, तो गुंडे को यदि 100 फर्जी वोट देने हैं तो उसे 1500 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। 1500 सेकंड यानी कि करीब 20-25 मिनट तक उसे वेट करना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा। जबकि पेपर बैलेट में वो एक के बाद एक ठप्पे मार के 1 मिनट के अंदर 100-200 वोट डाल सकता है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि पेपर बैलेट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पीछे ठप्पा लगाना होता है, उसको पीछे सिग्नेचर करने होते हैं। यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि मिला हुआ ना हो, यदि दब गया हो या बिक गया हो, तो ही बूथ कैप्चरिंग हो सकता है। तो इसमें यदि वो ईवीएम है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर मिल गया, तो बटन एक के ऊपर एक बटन दबाने से भी बूथ कैप्चरिंग हो सकता है, ऊपर से और आसान हो गया। और यदि डिले क्रिएट करना है 15-20 सेकंड का, तो वो पेपर बैलेट में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि पेपर बैलेट को एक डिस्पेंसर में डाल दीजिए। डिस्पेंसर क्या होता है कि वो एक के बाद एक कागज फेंकता है। जैसे कि एटीएम मशीन है, तो उसमें नोट डिस्पेंसर होता है कि वो आपको 500 के या 1000 के या 2000 के या 100 के नोट है, वो डिस्पेंसर में से एक के बाद एक निकलते हैं। उसमें यदि डिले सेट किया हो कि भाई एक कागज निकलेगा और दूसरा कागज उसके 20 सेकंड बाद ही निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली कागज निकलने का रेट है वो, मतलब कागज निकल का रेट है वो मैक्सिमम 20 सेकंड में एक हो जाएगा। तो ईवीएम भी 20 सेकंड का डिले ही देता है और कुछ नहीं करता। तो पेपर डिस्पेंसर लगा दो, वो भी 20 सेकंड का डिले करेगा, उसके लिए ईवीएम लगाने की क्या जरूरत थी? अब दूसरी एक आर्ग्यूमेंट है कि ईवीएम की वजह से, तो ये इलेक्शन कमीशन की आर्ग्यूमेंट झूठी है कि ईवीएम आने से बूथ कैप्चरिंग कम हो गया। बूथ कैप्चरिंग इसलिए कम हुआ क्योंकि बूथ पे अब ज्यादा पुलिस लगाई जाती है। पहले स्टेट पुलिस का इस्तेमाल होता था, लोकल पुलिस का इस्तेमाल होता था, अब लोकल पुलिस के बजाय सीआरपीएफ का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बूथ कैप्चरिंग कम हुई है। और बूथ का ईवीएम और बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम और पेपर बैलेट को एक रेंज में लाने के लिए आप कर सकते हैं कि 20 सेकंड का पेपर डिले डाल दो पेपर डिस्पेंसर में। अब फाइनल जो तर्क है कि भाई ईवीएम आने से खर्चा कम हो गया है, ये बात गलत है। ईवीएम आने से खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि पहले एक बूथ के लिए जो 5 आदमी होते थे वो क्लार्क लेवल के होते थे, प्यून लेवल के होते थे, क्योंकि पेपर बैलेट चलाना बहुत आसान है। जबकि ईवीएम में कॉम्प्लिकेटेड केबल होता है, ये केबल इधर लगाओ, ये केबल इधर लगाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, इसकी कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी और ये सब होता है कि उन्हें स्कूल के प्रिंसिपलों को लेना पड़ता है, बैंक के डेप्यूटी मैनेजर लेवल के ऑफिसरों को बुलाना पड़ता है, हेड कैशियर लेवल के ऑफिसरों को बुलाना पड़ता है जिसकी थोड़ी आईटी लिटरेसी हो। तो अब इलेक्शन होता है तो बैंकों में साइन लग जाते हैं कि भाई स्टाफ है वो इलेक्शन ड्यूटी पे गया था। पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि पहले जो स्टेट गवर्नमेंट का क्लास 3 स्टाफ होता था, क्लास 4 होता था, वो पूरा बूथ चला सकता था। तो अभी एक बूथ में 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो अभी क्या हो गया कि 3 तो वही लेवल के चाहिए, जो कोई है वो मार्क लगाता है, दूसरा टिक करता है, वो तो चाहिए। लेकिन जो 2 मेन आदमी होते हैं, पहले उनका पेमेंट होता था पर डे 300-400 रुपीज पर डे। अब
या 700-800 रुपीज पर डे। अब उन्हें महंगे आदमियों को लाना पड़ता है जिनकी सैलरी होती है दिन के 2,500, दिन के 3,000। जैसे मान लो बैंक में से डेप्यूटी मैनेजर को ले आए तो उसकी सैलरी होती है महीने के 70-75 हजार, यानी पर डे कितनी सैलरी हुई, 2,500 3,000 जितनी सैलरी हो गई उसकी। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, भाई हम तो उसको दिन का 300 रुपये ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको दिन का 300 रुपये देते हैं तो जो बाकी डिफरेंस होता है 2,200 रुपये का, उसको जो भी उसका डिपार्टमेंट है, उसका बैंक, उसको देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑन नेशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ ईवीएम। इसी तरह से पहले जब पेपर बैलेट था तो ट्रेनिंग सिर्फ 1 दिन की थी, अब ईवीएम की वजह से उनका ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 दिन का हो गया, क्योंकि पूरा डेमो देखना पड़ता है वीडियो पे, फिर पूरा डेमो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर सुपरवाइजर के अंडर पूरा डेमो एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि कैसे ईवीएम खोलोगे, कैसे ईवीएम असेंबल करोगे। तो इसकी वजह से ईवीएम की वजह से कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और एक ईवीएम है उसकी कॉस्ट है 10,000, और एक ईवीएम कितने इलेक्शन काम करता है, मैक्सिमम 4 इलेक्शन, मैक्सिमम 5 इलेक्शन। क्यों? क्योंकि एक ईवीएम की लाइफ कितनी है, सिर्फ 10 साल। 10 साल में कितने पार्लियामेंट्री इलेक्शन आएंगे, 2, कितने असेंबली के इलेक्शन आएंगे, 2, एक आध बाई इलेक्शन मान लो तो 5 इलेक्शन। म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन होता है उसमें अलग ईवीएम होता है, ये ईवीएम है वो म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में यूज नहीं होते। तो 5 इलेक्शन में एक ईवीएम एक बूथ में पेपर बैलेट रिप्लेस करता है, तो 5 इलेक्शन में एक बूथ में कितने पेपर बैलेट होते हैं, मैक्सिमम 5,000। तो 5,000 पेपर बैलेट की छापने की कॉस्ट क्या आती है, मैक्सिमम 500 रुपया, मैक्सिमम 1,000 रुपया। और डिब्बे की कॉस्ट क्या होती है, 100-200 रुपया पेपर बैलेट बॉक्स जो होता है। यानी कि मुश्किल से 6,000 का एक्सपेंडिचर आता था पेपर बैलेट में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इलेक्शन, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 इलेक्शन। ईवीएम की वजह से वो एक्सपेंडिचर सीधा 10-12 हजार हो गया, और अब वीवीपैट आएगा तो वो एक्सपेंडिचर बढ़ के 30-40-50 हजार हो जाएगा। एक वीवीपैट है वो 30,000 का पड़ता है, और 30,000 है वो सब्सिडाइज कॉस्ट है। एक्चुअल बेल की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो 10-20 हजार ज्यादा है। तो इस तरह से ईवीएम से कोई खर्चा कम नहीं हो रहा। तो इलेक्शन कमीशन के सारे तर्क गलत है। एक तो ईवीएम आने से धांधली बढ़ सकती है, बस यही है कि धांधली दिखती नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले में रेडियो वेव है, वो डिस्प्ले पे जाता है, डिस्प्ले वो वोट बदल देता है, तो आपको कोई गुंडा दिखा नहीं, आपको कोई दिखा नहीं कि गुंडा ठप्पा मार रहा है, मतलब धांधली हो गई और आपको दिखा नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिखा नहीं, प्रॉब्लम है भी बड़े पैमाने पे धांधली हो सकती है। यदि मैंने 500 ईवीएम में डिस्प्ले बदला है तो एक ओबी-1 आके सीधा 500 ईवीएम के वोट बदल देगा, यानी कि धांधली बढ़ रही है। अब आपको यदि ईवीएम के खिलाफ एक्शन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर पे जाइए और ये ट्वीट कीजिए @PMO India #cancel EVM। मैं रिपीट करूंगा @PMO India #cancel EVM। ये एक ट्वीट भेजने से और आप दूसरे आदमियों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो भी ये वीडियो देखें और वो भी इस तरह से ट्वीट भेजे। जितने ज्यादा ट्वीट जाएंगे, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 1 करोड़ ट्वीट जाएंगे तो ईवीएम कैंसिल हो जाएगा, पर जितने ज्यादा ट्वीट जाएंगे उतनी ईवीएम कैंसिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। धन्यवाद।